रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नेटवर्क कंपोनेंट्स, मतलब कि हमने देखा था एनआईसी कार्ड, बराबर है। उसके बाद हमने देखा था, इसका फोन बज रहा है, अच्छा, एनआईसी कार्ड। फिर हमने देखा था रिपीटर, हब एंड राउटर, बराबर है। राउटर का क्या होता है, राउटर की जो बैक साइड है मैं आपको दिखा दूं। ये राउटर की बैक साइड है, ठीक है, अच्छे से देखना इस राउटर की बैक साइड। राउटर इज अ नेटवर्क लेयर डिवाइस, हमने लिखा था राउटर ये कौन से लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है, मतलब कि लेयर 3 ओएस रेफरेंस मॉडल के। इट कम्युनिकेट्स मल्टीपल नेटवर्क्स, वो कम्युनिकेट किससे करता है, मल्टीपल नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है। राउटर इज अ यूनिक कास्ट और मल्टीकास्ट, मतलब कि एट अ टाइम, मान लो कि अगर मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर में यहाँ से गया और यहाँ पे मैंने अगर एक राउटर लिया, 2811 राउटर, स्क्रीन दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैंने अगर राउटर लिया 2811 और यहाँ पे डेस्कटॉप लिया, तो ये दो कनेक्शंस में यहाँ पे जी, ओके, दो कनेक्शंस मैंने यहाँ पे किया। तो ये दो कनेक्शंस हैं, ये क्या है, सिस्टम टू राउटर एंड राउटर टू सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे और एक मैं सिस्टम लेता हूँ, और एक सिस्टम लेता हूँ, और मैं और एक कनेक्शन करता हूँ, ठीक है। ये दो कनेक्शंस हो गए। अब डेस्कटॉप टू राउटर एंड राउटर टू डेस्कटॉप, यानी कि दो डेस्कटॉप्स के बीच में राउटर का कनेक्शन चल रहा है, सॉरी, दो डेस्कटॉप के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। तो दो डेस्कटॉप के बीच में कम्युनिकेशन जो भी चल रहा है वो कैसा चल रहा है, फास्ट इथरनेट 0/0 से लेके तो 0/1, 0/0 से लेके तो 0/0 तक। ओके। तो इनका कहने का मकसद क्या है, दिस पर्टिकुलर राउटर इज अ यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट डिवाइस, मतलब कि एट अ टाइम वो एक सिस्टम से भी कनेक्ट हो सकता है या मल्टीपल सिस्टम से भी कनेक्ट हो सकता है। अगर वो जब एक सिस्टम से कनेक्ट होता है तो इसका मतलब वो सिर्फ यूनिकास्ट होता है, और एन नंबर ऑफ सिस्टम से कनेक्ट होता है मतलब वो मल्टीकास्ट होता है। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर उन्होंने क्या कहा है, चूज बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट राउट नेटवर्क। राउटर जो है वो बेस्ट पार्ट चूज करता है। हमने देखा था एक डायग्राम हमने इस तरह की देखी थी कि कुछ हमने 4 या 5 राउटर्स को हमने क्या किया था, ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। एक राउटर, ये सोर्स राउटर हो गया, ये डेस्टिनेशन राउटर हो गया, ये बीच में और 3 राउटर्स हो गए, ठीक है, और यहाँ पे 2 राउटर्स हो गए, और ये डेस्टिनेशन राउटर। जस्ट इमेजिन ये आपका सोर्स राउटर है, SOURCE सोर्स, और ये आपका डेस्टिनेशन राउटर है, ठीक है। और ये कनेक्शन कैसे चल रहा है, सोर्स राउटर से ये कनेक्शन जा रहा है। तो राउटर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमेशा क्या करेगा, बेस्ट पार्ट चूज करेगा। और एक चीज क्या करेगा, जिसके अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में नंबर ऑफ होप काउंट्स जहाँ पे कम है, वो पार्ट वो चूज करेगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ होप काउंट कौन सा है, ये पर्टिकुलर पाथ जो आप देख पा रहे हो, ये पाथ ऊपर का है, उसमें नंबर ऑफ होप काउंट्स कम है। तो जाहिर सी बात है राउटर कौन सा पाथ चूज करेगा, ऊपर वाला। समझ में आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है। राउटर के जो प्रोटोकॉल्स है, राउटर पे हम कौन से प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं या कर सकते हैं। एक है RIP, मतलब कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। दूसरा है EIGRP, मतलब कि एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तीसरा है OSPF, मतलब कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। एंड BGP, दैट इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इतने प्रोटोकॉल्स और आगे भी प्रोटोकॉल्स है, ऐसे कई प्रोटोकॉल्स हम इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राउटर की जो बैक साइड है इस वक्त फिलहाल सिर्फ इतना ही देखो, इसके अंदर क्या क्या आपको मिल रहा है, फ्लैश LED मिल रहा है, इनेबल USB कंसोल मिल रहा है, इनेबल RJ45 कंसोल। ये जो आपको कंसोल दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये जो है यहाँ पे EUX लिखा हुआ है ऊपर, और उसके बगल में लिखा हुआ है गीगाबिट 0/0 या फिर फास्ट इथरनेट 0/0। मतलब कि यहाँ पे आपको 4 पोर्ट्स मिलते हैं, उसमें से 2 पोर्ट्स ऊपर नीचे जो है वो कंसोल केबल के हैं, और 2 पोर्ट्स जो है वो है आपके EUX पोर्ट, सॉरी, फास्ट इथरनेट 0/0 के पोर्ट के, ठीक है। और जब आपको लाइव राउटर कनेक्ट करना हो, ये लाइव राउटर है, वो जो रखा हुआ है रैक के अंदर वो लाइव राउटर से, लाइव राउटर से जब आपको अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप कनेक्ट करना हो,
तो आप कंसोल केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर फास्ट इथरनेट 0/0 से भी कनेक्ट कर सकते हो। दोनों केबल्स के जो कनेक्टर्स होते हैं वो RJ45 कनेक्टर ही होते हैं। सिर्फ केबल की जो साइज है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। कंसोल केबल पतली सी आती है ग्रेइश कलर में, और जो फास्ट इथरनेट केबल जो होती है वो आपके घर के अंदर जो ब्लू कलर की जो केबल होती है ना, लैंड केबल, जो इस वक्त वहां दिख रही है आपको, वैसे राउंडेड केबल होती है। ये आपका क्या है, यहाँ पे बॉर्ड रेस्ट है, ये ऑन एंड ऑफ स्विच है जहाँ पे पावर है राउटर का, ग्राउंड कनेक्टर है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर राउटर के अंदर बाय डिफॉल्ट एक सीरियल कार्ड इंसर्ट किया हुआ। सीरियल कार्ड मतलब क्या, हमने देखा था सीरियल कार्ड के पास ऐसा सीरियल कार्ड इंसर्ट होता है जिससे आपको पोर्ट्स मिलते हैं। जैसे इस वक्त मेरे लैपटॉप में कितने पोर्ट्स है, लेफ्ट हैंड साइड को 2 पोर्ट्स है, राइट हैंड साइड को 2 पोर्ट्स है, मतलब 4 USB पोर्ट्स है। मतलब कि इस मदरबोर्ड के ऊपर उन्होंने पहले से सीरियल कार्ड इंस्टॉल करके रखा हुआ है। वैसे ही राउटर के ऊपर भी वो क्या करते हैं, सीरियल कार्ड इंस्टॉल करके रखते हैं। हमें अगर सिस्को पैकेट ट्रेसर में सीरियल कार्ड इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, राउटर पे क्लिक करो। राउटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 4 बॉक्सेस ब्लैक कलर के दिख रहे हैं। इसमें से किसी भी एक बॉक्स के अंदर इनमें से कोई भी एक सीरियल कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। बट कैसे करोगे, सबसे पहले आपको राउटर को क्या करना पड़ेगा, ऑफ। ध्यान से अगर उस बटन को देखोगे जहां पे मेरा एरो है, वहां पे एक छोटा सा स्लाइड येलो मार्क है, वो है ऑन। दिख रहा है आपको, ऑन। तो ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद ही आप मान लो कि अगर मैं ये सीरियल पोर्ट इंसर्ट करना चाहूंगा, तो इस सीरियल कार्ड का मतलब क्या है, SWIC-2T नाम का ये सीरियल कार्ड है जो सिस्को कंपनी ने बनाया है। और इसका स्पीड बहुत हाई स्पीड है, वाइड एरिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये। और इसके अंदर कितने पोर्ट्स मिल रहे हैं हमें, 2 पोर्ट्स। यानी कि राउटर टू राउटर जब मैं कनेक्ट करूंगा, मान लो कि अगर मैंने यहाँ राउटर टू राउटर कनेक्ट करने का सोचा, मैंने फिजिकली राउटर टू राउटर कनेक्शन करने का सोचा, तो बाय डिफॉल्ट इस राउटर को, हाँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। ये एक राउटर पे मैंने क्लिक कर दिया 2811, और मैंने यहाँ पे स्विच पे कनेक्ट कर दिया 2960 वाला स्विच। 2 राउटर्स के बीच में अगर मैन्युअल कनेक्शन में करना चाहूंगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे कितने पोर्ट्स मिल रहे हैं, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1। और मैं किससे कनेक्ट करवा रहा हूँ उस राउटर को, स्विच। स्विच 12 पोर्ट्स का भी हो सकता है, 24 पोर्ट्स का भी हो सकता है, 36 का भी हो सकता है, और आगे जाके 48 का भी हो सकता है। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, स्विच के पास जाता हूँ, देखो लंबी लिस्ट आती है। ये लंबी लिस्ट और कोई नहीं है, ये पोर्ट नंबर्स है। ये 24 पोर्ट नंबर्स है। अब देखो बाय डिफॉल्ट राउटर के ऊपर आपको सिर्फ एक या दो ही पोर्ट्स दिखेंगे। बाय डिफॉल्ट दो ही दिखते हैं। जब मैं राइट क्लिक करता हूँ, रुको मैं आपको दिखाता हूँ वापस से। कनेक्ट करते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट फास्ट इथरनेट 0/0 एंड फास्ट इथरनेट 0/1। अब जैसे ही मैं इस राउटर के ऊपर, राउटर के अंदर मतलब, मैं अगर सीरियल कार्ड इंसर्ट कर दूं तो उस सीरियल कार्ड को भी अपने खुद के पोर्ट्स होंगे। वो डिपेंड करता है सीरियल कार्ड कौन से कंपनी का है और कितने पोर्ट्स का है। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और सीरियल कार्ड इंसर्ट करता हूँ SWIC-2T। ड्रैग एंड ड्रॉप अटैच कर दिया, ऑन कर दिया, खत्म। अब मैं जब कनेक्शन करने जाऊंगा तो देखो बाय डिफॉल्ट पोर्ट तो मुझे दिख ही रहे, साथ में और 2 पोर्ट्स दिख रहे हैं। मतलब इस राउटर के ऊपर अभी टोटल 4 पोर्ट्स हो गए, 2 फास्ट इथरनेट के, 2 सीरियल के। ठीक है, आगे जाके प्रैक्टिकली हम देखेंगे किससे कनेक्शन करना है। तो दिस इज कॉल अबाउट दी राउटर। ये राउटर है, तो हमने राउटर के बारे में लिखा था। ओके, अभी हम पढ़ेंगे स्विच के बारे में। स्विच क्या होता है, नेक्स्ट इज योर दैट इज स्विच। ये है स्विच। अब स्विच के बारे में इन्होंने क्या कहा है, लेयर 2 और लेयर 3 डिवाइस। सबसे पहले तो लेयर 2 और लेयर 3 डिवाइस क्या होता है, देखो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में आता हूँ। ये जो आपको स्विच मिल रहा है, ये आपका स्विच क्या है, इट इज योर लेयर 2 स्विच। ठीक है, अब OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर आप देख सकते हो, आगे जाके हम OSI रेफरेंस मॉडल सीखने ही वाले हैं। सो OSI रेफरेंस मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल एक एप्लीकेशन लेयर, दूसरा है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर तीसरा है सेशन लेयर, फिर
ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर एंड देन फिजिकल लेयर। तो ये बॉटम टू टॉप अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 बॉटम टू टॉप देखोगे तो आपका जो स्विच है, लेयर टू स्विच जो है जिसे कहा जाता है सिंपल स्विच, वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और ये लेयर क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस स्विच के ऊपर सिर्फ स्विच के ही कमांड चलेंगे और स्विच के ही फंक्शंस होते हैं, इसके अंदर जो गुण होते हैं वो स्विच के ही है। ठीक है, अब मैं दूसरा स्विच दिखाता हूँ। लेयर 3 स्विच क्या होता है? लेयर 3 स्विच को ही कहा जाता है मल्टी लेयर स्विच। और ये स्विच कहाँ पे रन होता है? नेटवर्क लेयर पे। लेयर 3, यहाँ पे लेयर 3 स्विच मतलब कि आपका मल्टी लेयर स्विच। अब ये मल्टी लेयर स्विच का मतलब क्या होता है बताता हूँ। आपको पता है कि नेटवर्क लेयर पे राउटर काम करता है। इस स्विच को गौर से देखो, ये बैकग्राउंड में राउटर जैसा दिखता है और अंदर स्विच जैसा दिखता है। दो कलर से इसके अंदर। ठीक है, अच्छे से देखो इस स्विच को। जो क्यूबिकल बॉक्स दिख रहा है वो स्विच है, बट जो गोल सर्कल दिख रहा है और स्टार 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 दिख रहा है वो है आपका राउटर। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इस स्विच के ऊपर जब आप क्लिक करोगे और कमांड लाइन इंटरफेस पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो स्विच के ही कमांड्स फायर करता है। पर राउटर, अगर राउटर के कमांड्स फायर करने हैं तो आपको एक स्पेशल कमांड लिखनी होगी, तब जाके वो स्विच से राउटर में कन्वर्ट होगा। अब देखो, राउटर में भी हमें क्या पूछा जाता है? जैसे आप राउटर पे क्लिक करते हो, राउटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हो, राउटर पे क्लिक करते हो, कमांड एंड इंटरफेस में आते हो, देखो ये राउटर इनिशियलाइज हो रहा है। इनिशियलाइज होना मतलब स्टार्ट हो रहा है। अब थोड़ी देर के बाद आपको क्या मैसेज मिलेगा? वुड यू लाइक टू इनिशियलाइज, लाइक टू एंटर द इनिशियलाइज कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। मतलब कि आपको डायलॉग बॉक्स में जाना है या कमांड एंड इंटरफेस पे ही रहना है। डायलॉग बॉक्स पे अगर आप जाते हो तो जो सीरियल कार्ड आपने ऑटोमेटिक या रेडीमेड अटैच ड्रैग एंड ड्रॉप करके अटैच किया है ना, उसके लिए भी आपको कोड या कमांड लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कमांड एंड इंटरफेस पे ही जाओ। तो ये जो ऑप्शन आपको सीधा राउटर पे मिलता है, फिर आप नो करते हो और बाद में आप यूजर मोड पे आते हो। सेम कॉन्सेप्ट स्विच पे भी आपको मिलती है। देखो, वुड यू लाइक टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स, लेयर 3 स्विच। क्योंकि ये जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ लेयर 3 स्विच पे ही मिलता है। और ये ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि वो दोनों काम करता है। अगर मुझे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे नो करूंगा, एंटर करता हूँ, यहाँ पे स्विच ही आने वाला है। सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूंगा IPROUTING राउटिंग, एंटर। अभी मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, बट जैसे मैं कमांड लिखूंगा वो क्या करेगा? स्विच की जगह राउटर आ जाएगा। समझ गए? तो कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि स्विच कौन से लेयर पे काम करता है, तो उनको पूछना है आप लेयर 2 का बात कर रहे हो या लेयर 3 का। अगर उन्होंने सिर्फ इतना पूछा तो आप बता सकते हो लेयर 2 स्विच काम करता है डेटा लिंक लेयर पे, लेयर 3 स्विच काम करता है नेटवर्क लेयर पे। उसी को मल्टी लेयर स्विच कहते हैं। सेकेंड स्विच क्या है? इट कम्युनिकेट्स मल्टीपल डिवाइसेस। एक यहाँ पे 12 पोर्ट्स है, यहाँ पे 6 पोर्ट्स है, 6 पोर्ट्स है, 6 पोर्ट्स है, यानी कि 24 पोर्ट्स है या फिर 12 पोर्ट्स है। हर सिस्टम अपने हिसाब से कनेक्ट होता है इस तरह। हर एक सिस्टम अपने अपने पोर्ट से कनेक्ट होता है। ब्रेक, ब्रॉडकास्ट, इंक्रीज बैंडविड्थ। अब जैसे ही ये जितने भी सिस्टम्स है, ये सभी सिस्टम्स क्या है? अपने 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 पोर्ट से कनेक्टेड है। अब मान लो कि अगर ये जो फर्स्ट वाला स्विच है, सॉरी फर्स्ट वाला डेस्कटॉप है, फर्स्ट वाले डेस्कटॉप को अगर लास्ट वाले डेस्कटॉप से कनेक्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट डेस्कटॉप है उसको अगर राइट हैंड साइड के डेस्कटॉप से कनेक्ट करना है, या लास्ट वाले हो या कोई भी हो, ठीक है, तो पहले इंफॉर्मेशन, पहली रिक्वेस्ट किसे जाएगी? स्विच को। स्विच अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा, फिर वो देखेगा कि किससे इंफॉर्मेशन आई है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है, और किसे भेजना है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, उसी को ही भेजेगा। बीच वाले सिस्टम्स को वो नहीं भेजेगा। स्विच इतना काम करता है, जो कि हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता था। स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ओके, टेक्नोलॉजीज। अब स्विच के थ्रू आप क्या क्या टेक्नोलॉजीज, मतलब कि जैसे राउटर के थ्रू आप कौन से राउटर के ऊपर प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर या इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उसके जरिए आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। हमने देखा OSPF, EIGRP, RIP,
ऐसे स्विच के ऊपर भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, उसके लिए अलग सा स्लॉट है, वो है स्विचिंग। और वो कौन से प्रैक्टिकल कर सकते हो? वीटीपी, इसे प्रोटोकॉल्स कहेंगे, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क राउटिंग। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें आपके स्विचिंग के अंदर है और इस सभी के ऊपर प्रैक्टिकल है, अलग अलग प्रैक्टिकल्स। मैक बेस फॉरवर्डिंग और सिक्योरिटी। स्विच जो क्या करता है, स्विच मैक बेस फॉरवर्डिंग करता है, मतलब कि मैक एड्रेस मतलब आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मतलब कि फिजिकल एड्रेस, मतलब कि आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस। अब मेरे सिस्टम का अगर आईपी एड्रेस देखना है तो मैं सीधा करूंगा सीएमडी, और सीएमडी के पास आईपी सी ओ एन एफ आई जी कॉन आईपी सी ओ एन एफ आई जी कॉन्फिग एंटर। यहाँ पे आपको फिजिकल एड्रेस नहीं दिखेगा, रुको, कॉन्फिग स्लैश ऑल एंटर। ये रहा फिजिकल एड्रेस, दिख रहा है फिजिकल एड्रेस? ये मेरे सिस्टम का फिजिकल एड्रेस है और ये कभी चेंज नहीं होता। लॉजिकल एड्रेस हमेशा चेंज होता है, ये मेरा लॉजिकल एड्रेस है, आईपी वर्जन 4। इस वक्त मैं एनआईटीएस ग्लोबल से कनेक्टेड हूँ, एनआईटीएस ग्लोबल गिट से जैसे ही कनेक्ट हो जाऊंगा, नेटवर्क चेंज हो गया, नेटवर्क चेंज हो गया तो आईपी भी चेंज हो गया, इसीलिए उसको लॉजिकल कहते हैं। फिजिकल आईपी एड्रेस मतलब क्या, आपका कभी सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके। सो ये आपके स्विच, देखो स्विच क्या कहता है, when a user access the internet or another computer network outside their immediate location, messages are sent through the network of transmission media. This technique of transferring the information from one computer to another computer is known as a switching. Clear है? A switch is a small hardware device which is used to join multiple computers together with the local area network. Switch के जरिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह का कनेक्शन आप कर सकते हो। Network switches operate at layer 2 data link layer in the OSI reference model. Switching is a transparent to the user and does not require any configuration in the home network. आपको अलग से कोई कॉन्फ़िगरेशन होम नेटवर्क में करने की जरूरत नहीं है। स्विच का जो भी डेटा, स्विच क्या करता है, जो भी डेटा शेयर करता है, एक्सचेंज करता है, फॉरवर्ड करता है, उन सभी चीजों में ट्रांसपेरेंसी रखता है। ठीक है? स्विचेस आर यूज टू फॉरवर्ड द पैकेट्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। हाँ, पीसी जीरो से जब इंफॉर्मेशन जाएगी तो पीसी जीरो से इंफॉर्मेशन अगर मान लो कि लास्ट पीसी को जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट पीसी है, राइट हैंड साइड का लास्ट पीसी है, इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो मैक एड्रेस के थ्रू होगा, और वो क्या शेयर करता है, पैकेट शेयर करता है। पैकेट शेयर करता है, इसका मतलब आगे आपको ये सवाल आ सकता है, ये फ्रेम शेयर करना, पैकेट शेयर करना, बाइट्स में डेटा शेयर करना, बिट्स में डेटा शेयर करना, ये एग्जैक्टली कौन तय करता है, कौन कहाँ से डेटा आता है, वो हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल में देखेंगे। डिटेल में आपको पता चलेगा कि डेटा कैसे आता है, क्योंकि हर लेयर के अपने अपने खुद के एक फंक्शन है, एक फीचर है, डेटा को रिसीव करना, एक्सेप्ट करना और डेटा को अपने फॉर्मेट में भेजना। सिंपल सी बात है। मैं एज अ यूजर मैंने ये पीपीटी बनाई और मैंने डॉट पीपीटी एक्सटेंशन से उसको सेव किया। कंप्यूटर क्या करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज टू ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी टू ह्यूमन लेवल लैंग्वेज। और एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर करता है सबसे पहले ये चेक करता है कि वो डेटा कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, क्या वो पीपीटी है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, नोटपैड या वर्डपैड है, क्या वो एप्लीकेशन हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको इंस्टॉल करना होगा। वो पॉपअप देगा, दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज नॉट मेंशन इन योर और नॉट अवेलेबल इन योर सिस्टम, प्लीज एटलीस्ट रीच आउट टू एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि हम खुद ही, तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और फिर आगे क्या होगा, वो डिस्प्ले होगा। कई बार ऐसा होता है, एक्रोबैट रीडर के साथ होता है ऐसा, राइट? क्योंकि एक्रोबैट रीडर दो टाइप के होते हैं, एडोब अलग होता है और एक्रोबैट अलग होता है ना कभी कभी। ओके, कमिंग बैक टू दिस नाउ, स्विच। A switch is used to transfer the data only to the device that has been addresses। जैसे मैंने कहा, जिसको एड्रेस किया गया है, जिसको भेजना है, जो डेस्टिनेशन है, उसी को ही स्विच क्या करता है, डेटा को शेयर करता है। It varies
the destination address to route the packet appropriately. It is operated in full duplex mode. What do you understand by the word full duplex mode? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, टू वे कम्युनिकेशन तो है ही, बट हाफ डुप्लेक्स मतलब अपना रेलवे पुलिस वालों के पास जो वॉकी टॉकी होता था, राइट? जब तक सामने वाला बात कर रहा है, या लैंडलाइन ले लो अपना बीएसएनएल का, जब तक आप सामने वाले से बात कर रहे हो और जब तक उसको पूरी बात सुनाई नहीं देती तब तक सामने वाला हमें एक्नॉलेज नहीं कर सकता। वन वे, जब तक ये मैसेज नहीं जाता तब तक वो एक्नॉलेज नहीं करेगा, वन वे, दैट इज अ हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब अपना जनरेशन, ट्विटर का जनरेशन, ऑर्कुट का जनरेशन, ये अपना जूम मीटिंग का जनरेशन। मैंने अगर यहाँ पे चैट कर दिया, हाय बोल दिया, तो तुरंत वहां से एट अ टाइम कोई भी हाय कर सकता है। या व्हाट्सएप, अगर ग्रुप में आकर आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसके अंदर कोई अगर टाइप कर रहा है तो आपको दिखाई देता है ऊपर समबडी इज टाइपिंग, सिर्फ टाइपिंग दिखाई देता है और उसका नाम दिखाई देता है। तो ये हुआ टू वे कम्युनिकेशन, जिससे आपका कोलिजन नहीं होगा, जिससे आपका कोलिजन डिटेक्शन नहीं होगा, मतलब कि मैसेज एक दूसरे से टकराएगा नहीं, इजीली सॉफ्टली एक दूसरे को मैसेज चला जाएगा पैरेलली, दैट इज अ फुल डुप्लेक्स। पैकेट्स कोलिजन इज मिनिमम एज इट्स डायरेक्टली कम्युनिकेट्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। पैकेट्स कोलिजन इज मिनिमम, जो पैकेट शेयर हो रहे सिस्टम 0 से लेकर तो सिस्टम 1 तक वाया स्विच, वो उसके अंदर जो कोलिजन होता है वो कोलिजन जो कोलिजन की होने की जो संभावना है वो कम होती है। क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि, हाँ सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्योंकि पीसी जीरो जो है, पीसी जीरो जो है वो पीसी जीरो इंफॉर्मेशन स्विच को देगा, स्विच को पता होता है कि इसका मैक एड्रेस क्या है, तो उसका आईपी एड्रेस क्या है बराबर, और डेस्टिनेशन को ही देता है, तो बीच में कोलिजन होने की संभावना ही नहीं है। दूसरी चीज ऐसी है कि डेस्टिनेशन मशीन को मैसेज आने के बाद वो बाद में एक्नॉलेज करता है वाया स्विच, और सोर्स मशीन को वो मैसेज चले जाता है। क्लियर है? इट डज नॉट broadcast the message as it works with limited bandwidth. Any questions? Switch concept is developed because of the following reasons. Switching ये क्यों आया? स्विचिंग ये कंसेप्ट आया है क्यों इस पृथ्वी पे? बैंडविड्थ एंड कोलिजन। बैंडविड्थ क्या है? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम ट्रांसफर रेट ऑफ केबल। इट इज अ वेरी क्रिटिकल एंड एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, therefore switching technique are used for the effective utilization of the bandwidth of a network। इसका जो मैक्सिमम ट्रांसफर रेट जो है वो ज्यादातर केबल के द्वारा जाता है, ना कि वाईफाई के थ्रू। राउटर के अंदर कैसे वो केबल के थ्रू भी जा सकता है, वाईफाई के थ्रू भी जा सकता है, बट स्विच के अंदर वाईफाई नाम का कंसेप्ट ही नहीं है, तो हमें मजबूरन उसे वायर से ही कनेक्ट करना पड़ता है। अभी यहाँ देख रहे हो सब वायर से ही कनेक्ट किया हुआ है, ऊपर कैमरा भी, क्योंकि वो वहां से वायर आ रही, वहां से वायर आ रही, और उस साइड पे स्विच है। ठीक है? Collision is the effect that occurs when more than one device transmits the message over the same physical media and then they collide with each other। फ्रेंड्स, फिजिकल मीडिया का मतलब होता है सेम डिवाइस से या सेम नेटवर्क से, अगर दो सिस्टम सेम नेटवर्क में ही है, ये कहा गया सिस्को पैकेट ट्रेसर अपना, हाँ, दो सिस्टम्स अगर सेम नेटवर्क में ही है तो वो क्या करता है, सेम नेटवर्क से सेम डिवाइस से अगर कोई आप मैसेज शेयर करना चाहोगे तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर इशू में कोलिजन हो सकता है, राइट? बट वही अगर एक, मान लो कि इस लैब का नेटवर्क अलग है, वो नेटवर्क हो सकता है एनआईटीएस ग्लोबल, उस लैब का नेटवर्क हो सकता है एनआईटीएस ग्लोबल गिट, और वहां पे एक डिवाइस है, यहाँ पे एक डिवाइस है, दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स है, तो उन पर्टिकुलर डिवाइसेस से जब डेटा जाएगा, एक्सचेंज होगा, तो कोलिजन होने की संभावना है ही नहीं। क्लियर है? ओके, दैट्स इट। इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट। ऑनलाइन देखते हैं कौन कौन है आज। परवीन, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? अनुराग? No, sir, but I think I missed some part. I joined late, 10 minutes. कोई बात नहीं, पहले आप ये नोट डाउन कर लो और देखते हैं फिर, ठीक है? Yes, yes, okay.
आप पास नहीं होगा। गणेश ना। अच्छा, आप ही ज्वाइन करने हैं। बाद में रिकॉर्डिंग नहीं। अरे बाप रे। हाँ हाँ, वो पॉइंट्स नहीं दिख रहे ना। ओके ओके, मैं समझ गया। जूम मतलब तो अभी थोड़ा जूम नहीं हो सकता इतना। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग में ये आ जाएगा, बाद में आप स्टॉप करके लिख सकते हो। इतनी चिंता करने की जरूरत वैसे नहीं है। जरूरी नहीं कि यही पॉइंट्स आपको बताने हैं। इसमें से जितने पॉइंट्स आपको याद होते हैं आप इंटरव्यू में बता सकते हो, बट एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स तो पता होने चाहिए। फिर उसको एक बार आप समझ ले, एक बार आपको समझ में आ गया, फिर आप घुमा फिरा के इंटरव्यू को बता सकते। हाँ, बट ज्यादा अभी खींचना नहीं है उसको।
डन। कौन सा पॉइंट चल रहा है? 8 या फर्स्ट? 5th? थोड़ा ऊपर लेता हूँ फिर। हाँ, डन। स्विचिंग का डन। अगर कुछ रह गया है तो आप बाद में भी वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो के अंदर देख सकते हो। ओके ओके, टेक योर टाइम। ओके, अब नेक्स्ट डिवाइस है, वो है फायरवॉल। आगे बढ़ते हैं। स्विचिंग के बाद राउटर्स हमने देखा, अब फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? देखो, फायरवॉल ऐसे दिखते हैं, जैसे आपने स्विच देखा ना इस वक्त, वैसे फायरवॉल्स दिखते हैं। अब फायरवॉल क्या करता है? आपका जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो ट्रैफिक है उसे प्रोटेक्ट करता है, बराबर। फायरवॉल प्रोटेक्ट्स नेटवर्क फ्रॉम अटैकर्स, इंस्पेक्ट थ्रेड्स, मालवेयर, ट्रोजन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने रैंसम वायर सुना होगा, रैंसम वायरस। हाँ, रैंसम वेयर वायरस। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर वायरस गया, और जो भी आपके इनकमिंग डेटा था, आउटगोइंग डेटा था, उस पर इम्पैक्ट पड़ा। तो जो इनकमिंग डेटा मतलब जो अंदर से आपके सिस्टम से डेटा ईमेल के थ्रू या फिर गूगल ड्राइव के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा है, उसको सिक्योर रखना। और उन्हीं सोशल मीडिया से जब डेटा आ रहा है, या किसी अननोन वेबसाइट पे आपने क्लिक कर दिया और वो अगर अनसिक्योर्ड वेबसाइट है, तो वहां से अगर डेटा आ गया, तो आपका पूरा सिस्टम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ वायरस को ऑन करते हो। बाय डिफॉल्ट हमारे विंडोज के अंदर कौन सा वायरस होता है? विंडोज डिफेंडर फायरवॉल होता है, करेक्ट। बट फिर भी हम क्या करते हैं, और सिक्योर रखने के लिए या तो मैक कैफे, या तो फिर क्विक हिल, या तो फिर नेट प्रोटेक्टर, हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते ही है। सो ये है वायरस, फायरवॉल। दूसरी चीज क्या बताइए, ब्रेक नेटवर्क इन जोन। जो रिस्पेक्टिव जोन्स होते हैं एरिया वाइज, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जोन, एशिया पैसिफिक जोन जोन एंड सेवरल जोन्स, उन सेवरल जोन्स के अंदर ये क्या करता है, डेटा को ब्रेक करता है और आगे स्प्रेड करता है। मोस्ट नीडेड डिवाइस इन द नेटवर्क। देखिए फायरवॉल के बारे में इन डिटेल। A firewall can be defined as a special type of network security device or a software program that monitors and filters incoming and outgoing network traffics based on a defined set of security rules.
वो किसे आइडेंटिफाई करता है, किसे फेच करता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क एंड एक्सटर्नल सोर्स सच एज अ पब्लिक इंटरनेट। मतलब कि आपका सिस्टम का जो प्राइवेट आईपी है, अगर मैं सीएमडी प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और IPCONFIG कॉन्फ़िग करता हूँ, तो ये मेरा क्या है, प्राइवेट आईपी है। ये मेरा क्या होगा, खुद का सिस्टम का, प्राइवेट सिस्टम का नहीं, मेरा प्राइवेट आईपी हो गया, क्योंकि मैं NITS नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, NITS ग्लोबल से, उनके राउटर से। अब जब मैं गूगल पे जाऊंगा, यहाँ से अगर मैं गूगल पे गया और गूगल पे अगर मैंने कोई भी सर्विस या कोई भी एप्लीकेशन अगर ओपन कर लिया, मान लो कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट, अरे ये तो सिक्योर्ड है, बट सर्फिंग करते 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 कहीं और क्लिक हो गया, तो क्या हो जाएगा, वायरस आ जाएगा, ठीक है। सो वो क्या करेगा, उन चीजों को भी सिक्योर रखता है। The primary purpose of a firewall is to allow non-threatening traffic and prevent malicious or unwanted data traffic for the protecting the computer from viruses and attacks. कोई और आपके सिस्टम के अंदर अटैक ना करे। कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि HDFC से आपको या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर SBI से आपको एक मेल आएगा कि आपका पीपीएफ अकाउंट आपका पीपीएफ अकाउंट मच्योर्ड हो गया है 18% या फिर 7% से, जो भी इनकम टैक्स है, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम वैसा का वैसा मैसेज, वैसा ही फॉर्मेट, वैसा ही कोड अगर किसी इलीगल हैकर ने क्रिएट करके रखा है और आपको भेज दिया, हम क्या करते हैं आजकल, देखते नहीं है, तुरंत क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक किया काम खत्म, आपका सिस्टम बंद। हो सकता है, क्योंकि बैंक कभी भी ऐसे डायरेक्ट ईमेल नहीं भेजता है, या तो लेटर भेजेगा, उसके द्वारा एक वार्निंग दिया जाएगा, फिर आपको ईमेल भेजेगा, फिर आपको कॉल करेगा, या तो बैंक में बुलाएगा, उसके बाद ही प्रोसीजर होगी, करेक्ट। A firewall is a cyber security tool that filters network traffic and helps user block malicious software from accessing the internet in infected computers. अब फायरवॉल, कई बार ऐसे सवाल किया जाता है, क्या ये फायरवॉल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, फायरवॉल है क्या? So this is one of the most problematic question, whether a firewall is a hardware or software. As stated above, a firewall can be a network security device or a software program on a computer. तो वो बोथ लेवल पे काम करने वाला एक फायरवॉल मशीन है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो हार्डवेयर ही होगा, वो सॉफ्टवेयर भी होगा, वो दोनों है। हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स में भी उसके ऊपर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स में भी उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और आपके जो सॉफ्टवेयर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप बोलोगे सॉफ्टवेयर पे कैसे पड़ता है? सीधी सी बात है, अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो जनरल आप सॉफ्टवेयर पे गूगल पे जाओगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, कई आप, जैसे फॉर एग्जांपल ओरेकल मुझे डाउनलोड करना है, ओरेकल सॉफ्टवेयर डाउनलोड, देखो यहाँ पे ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप फायरवॉल, सॉरी, ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप ओरेकल डाउनलोड करते हो तो बात ठीक है, पर अगर किसी और वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करोगे ओरेकल को, जैसे कि डीवार्ट या फिर कोई भी वेबसाइट, जैसे सॉफ्ट टेक्निक होता है ना कोई तो वेबसाइट, ऐसे किसी भी अनवांटेड वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे, और मान लो कि उसके अंदर पहले से उन्होंने वायरस इंक्लूड करके रखा होगा, तो जैसे ही डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, वायरस घुस गया। समझ में आ रहा है? ओके। Each format, a firewall implemented as a hardware or software, has different functionality but the same purpose. A hardware firewall is a physical device that attaches between a computer network and a gateway. For example, a broadband router. आपका जो राउटर है, या फिर हार्ड डिस्क है, या फिर फ्लॉपी डिस्क है, इसके थ्रू भी इसके थ्रू भी आपका वायरस जा सकता है, और उसकी वजह से भी आपका नुकसान हो सकता है। एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही। On the other hand, software firewall is simple program installed on a computer that works through port numbers and other installed software. Apart from that, there is a cloud-based firewall. जैसे मैंने एग्जांपल दिया गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव के अंदर मैंने अपलोड किया है, मैंने अगर आपको लिंक दिया है, पर किसी और ने मेरे सिस्टम को अगर हैक किया और उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, और गलती से वो फाइल के ऊपर अपने क्लिक कर दिया, और मेरी जो फाइल है वो दिखी नहीं, या वो ओपन ही नहीं हो पाई, तो क्या हो जाएगा, उसके थ्रू भी, उसके जरिए भी आपका नुकसान हो सकता है। तो वहां पे भी फायरवॉल अटैच होता है।
इन शॉर्ट जब फायरवॉल अप्लाई किया जाता है तो कई चीजों को चेकबॉक्स में टिक किया जाता है. देयर आर कॉमन रिफर टू एज अ फास्ट फायरवॉल एज अ सर्विस. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है, एंड और एक है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. आपको पता है एप्लीकेशन एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब क्या? कुछ हद तक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पहले से ही इम्प्लीमेंट करके दिया है. अब बाद में आपको स्टोरेज क्रिएट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है और बाकी की चीजें करनी है और एप्लीकेशन भी अप्लाई करना है, इंस्टॉल करना है, लॉन्च करना है. ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर आता है और उसका एग्जांपल है AWS. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर क्या आता है? 95% आपको सब कुछ करके दिया होता है, सेटअप करके दिया होता है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन को लॉन्च करना है. मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर. और गूगल ड्राइव मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, गूगल पे जाओ, सीधा यहाँ पे क्लिक करो, ये सब कुछ रेडीमेड है. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. यस. A primary advantage of using cloud-based firewall is that they can be managed centrally, like hardware firewalls. Cloud-based firewalls are the best known for providing perimeter security. अब फायरवॉल्स के कौन से टाइप्स है देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ. फायरवॉल के कुछ टाइप्स है, जैसे कि सिस्को ASA फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल, पैलो अल्टो फायरवॉल. अब ये जो फायरवॉल्स है, ये फायरवॉल्स के खुद के अपने मशीन्स भी है, अलग अलग टाइप के मशीन्स है, और ये अपने अपने वेंडर ने क्रिएट किए गए, तो उस हिसाब से वेंडर के हिसाब से फीचर्स है. सिस्को का अपना एक वेंडर है, सॉरी, सिस्को का अपना एक फायरवॉल है. सिस्को इटसेल्फ इज अ वेंडर और उसका एक फायरवॉल है, उसका नाम है ASA फायरवॉल. चेक पॉइंट किसी और का है, पैलो अल्टो किसी और का है. इसमें और एक है फोर्टीनेट बोल के, फोर्टीगेट फायरवॉल. ऐसे बहुत सारे, तो हम देखेंगे इसमें से 3 फायरवॉल कौन से. चेक पॉइंट. Cisco ASA is a firewall and network security platform that merge the capabilities of firewall, antivirus, intrusion prevention, and virtual private network to provide an all-inclusive security solution. ये क्या करता है? इन सभी चीजों को वो क्या करता है? ये जो सभी चीजें हैं, जो है एंटीवायरस, इंट्रूशन प्रिवेंशन, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, इनकमिंग, आउटगोइंग, ये सब चीजें इस चेक पॉइंट ASA, सॉरी, सिस्को ASA फायरवॉल के अंदर पहले से उन्होंने प्रोग्राम है, कि उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करके रखा है. ठीक है. सिस्को ASA ऑफर्स हाईली सिक्योर एक्सेस टू द डेटा एंड नेटवर्क रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट्स कॉर्पोरेट नेटवर्क ऑफ ऑल द साइज. ज्यादातर सिस्को ASA फायरवॉल ये कंपनीज में यूज किया जाता था, अब मार्केट में ये यूज नहीं करते. अब इससे भी बढ़कर अच्छे फायरवॉल्स आ चुके हैं, चेक पॉइंट, फोर्टीगेट एंड पैलो अल्टो. ठीक है. चेक पॉइंट क्या है फिर? That is a Checkpoint Certified Security Administrator, or CCSE is an abbreviation of Checkpoint Certified Security Engineer. Checkpoint software technology provide exceptional threat prevention and security management solution, and their latest, that is a Generation V multi-level security architecture, prevents cyber attacks across network, cloud and mobile operation. ये जो Checkpoint नाम का जो फायरवॉल है, ये साइबर अटैक्स भी करता है, साथ में क्लाउड नेटवर्क्स पे भी वो सिक्योर रखता है अपना डेटा, उस वहां पे भी डिफेंड करता है वो डेटा को, और मोबाइल ऑपरेशंस में भी करता है. ठीक है. ज्यादातर इन सबका यूज, जो जितने भी फायरवॉल सबके सामने में दिखा रहा हूँ, इन सबका यूज कहाँ यूज होता है? कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि इतने बड़े बड़े फायरवॉल्स वही अफोर्ड कर सकते हैं और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. ठीक है. एंड पैलो अल्टो. Palo Alto, that is a Palo Alto Network Certified Network Security Engineer. These firewall are the safety shields that protects our computer network by deciding whether to allow entry into or deny access to our network. ये Palo Alto क्या करता है? बहुत इंटेलिजेंट है. ये डिसाइड करता है किसे एंट्री देनी, किसे नहीं देनी है, किसे एक्सेस, किसका एक्सेस ब्लॉक करना है, किसका एक्सेस अलाउ करना है. Firewall plays a crucial role in ensuring small and large network security. So Palo Alto are the leader in next generation firewall. अभी next generation firewall मतलब हमारा जो जनरेशन चल रहा है 2022, 23 और आगे जितने भी जनरेशन्स आएंगे, उन सभी जनरेशन्स में लेटेस्ट फिलहाल तो Palo Alto है. Palo Alto के ऊपर अभी तक कुछ नहीं आया है, आगे आ सकता है शायद. ठीक है. So which can immediately detect and prevent threats in order to secure a network.
Palo Alto firewall training course. Okay, that nothing is important. Clearing. So this is about the firewall. Now what is server? आपने सर्वर देखा होगा, जो एक ऑफिस के अंदर होता है वो सिंपल सर्वर होता है, बट सर्वर के भी अलग अलग टाइप्स है। जैसे फायरवॉल मशीन्स के अलग अलग टाइप होते हैं, वैसे सर्वर के भी है। अब देखो, सिस्को एएसए फायरवॉल जो है, ये ज्यादातर डीआरडीओ या स्पेस या बोइंग या नासा ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। जो कि चेक पॉइंट एंड पैलो अल्टो जो है, वो कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, एटॉस में यूज किया जाता है। सिस्को के फायरवॉल, एएसए का फायरवॉल कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती। ये आप देख सकते हैं, नासा, डीआरडीओ, कितने हेवी कॉन्फ़िगरेशन होगा, कितना हेवी डेटा होगा। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा डेटा होगा, इसलिए उसको सिक्योर रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये सबकी बस की बात नहीं है। हाँ, ये जितने भी फायरवॉल्स आपको दिख रहे हैं, सब फायरवॉल्स हम परचेस नहीं कर सकते। सिंपल सा है। ओके। नाउ कमिंग बैक टू सर्वर। सर्वर ये देखो, टॉवर सर्वर, रैक माउंट सर्वर एंड ब्लेड सर्वर, यहाँ पे सब कुछ सर्वर्स है। वो आप देख सकते हो, ये सब जितने भी डिवाइसेस में आपको अभी पीपीटी में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मौजूद है वो सब फिजिकली। ओके, सर्वर्स आर यूज्ड टू होस्ट सर्विसेज। इट हैज हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड स्टोरेज, हाई रिडंडेंट एंड सिक्योर डिवाइस। सर्वर कौन सा है, कौन से टाइप का है, वो कितनी कैपेसिटी लोड कर सकता है, वो डिपेंड करता है। अब वो डिपेंड करता है आपका मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आप कंपनी चला रहे हो, आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो, आप कॉलेज में एग्जाम ले रहे हो, आप उस स्टूडेंट्स का डेटा सर्वर पे रख रहे हो, प्रैक्टिकल सर्वर पे रख रहे हो, एक्सेट्रा। आप कौन से चीज के लिए, या आप खुद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, आप आपका मकसद क्या है, आप कौन से चीज के लिए सर्वर यूज कर रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। उस हिसाब से आप सर्वर को उस हिसाब से आप सर्वर को क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। अब देखो, सर्वर्स क्या होते हैं। A server, commonly referred to as a computer program, that receives and responds to requests made over a network. It receives a request for a web document from the client and sends to requested information to the client computer on the internet. सीधा सिस्टम से जो भी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास जाएगी, सर्वर को वो रिक्वेस्ट मिलेगी, वो रिस्पॉन्स देगा, तब जाके हमारे पास डेटा आएगा। सिंपल सी बात है। जब आप कभी भी गूगल पे सर्फिंग करते हो कुछ भी, तो इसके पीछे गूगल का खुद का सर्वर होगा। ये रिक्वेस्ट गूगल को जाती है, किसके थ्रू जाती है, HTML प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट नंबर 80 है। सर्वर के पास जाएगी, सर्वर देखेगा, उसको रिस्पॉन्स देगा, तब जाके हमारे सामने ओरेकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वेबसाइट ओपन होती है। बैकएंड में ये काम चलता है। A device can be both a client and a server at the same time, as an individual system has the ability to provide resources and use them from another system in one go. Now कितने कितने टाइप्स के सर्वर से देखो। टावर सर्वर, जो भी हमने देखा 2 मिनट पहले, ये आपका टावर सर्वर है। टावर सर्वर क्या करता है देखो। टावर सर्वर functions as computers that run 24/7 in order to provide dedicated support for your business's workload. ऐसा बिजनेस जहाँ पे 24/7 काम चलता है और कंटिन्यूअस सर्वर की जरूरत पड़ती है, यानी कि MNC कंपनी, बट उसके अंदर भी बीपीओ 24/7 चलता है। IT हो तो ज्यादा से ज्यादा रात के 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक IT इंडस्ट्री बंद हो जाती है, राइट। बट बीपीओ 24/7 चलता है, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, जो भी शिफ्ट है। ऐसे सिचुएशन में वहां पे टावर सर्वर यूज किए जाते हैं, जिनकी कैपेसिटी भी ज्यादा हो और कैलिबर भी ज्यादा हो, और वो बहुत सारा डेटा स्टोर कर सके। टावर सर्वर्स आर सेल्फ कंटेन्ड rack configured servers consisting of minimal components and softwares that supports customization of for specific mission in needs. ये सर्वर्स कस्टमाइज सर्वर्स होते हैं, वो कंपनी अपने हिसाब से उन सर्वर्स को बना देती है। It has no premium graphics card, premium RAM or other parts, while offering custom upgrades that allows users to configure it as a general purpose servers, web servers और other types of network servers. इनमें से एक भी चीज उस सर्वर के अंदर अपने हिसाब से नहीं, अपने खुद के हिसाब से नहीं होती, वो कंपनी के हिसाब से वो जितना चाहिए, जैसा चाहिए वो वैसा इंप्लीमेंट, वैसा इंस्टॉलेशन कर देते।
वो डिपेंड करता है उनका डेटा कैसे वो सेग्रीगेट कैसे करे। अच्छा आज इस बिल्डिंग के इस फ्लोर का डेटा इस सर्वर पे रखना है तो कैसे रखना है, क्या रखना है, वो अपने हिसाब से ये सब कुछ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। रैक सर्वर, रैक माउंट सर्वर, rack server are designed according to unified standards, usually installed in racks and can be placed in metal enclosures with stacking for easy management। ये जो सामने रैक दिख रहा है जिसके अंदर बहुत सारे आपको राउटर्स एंड स्विचेस दिख रहे हैं, सेम दरवाजे के उस लैब के दरवाजे के पीछे ये रैक सर्वर आपको दिखाई देगा और उसको उन्होंने क्या किया, रैक के अंदर माउंट किया। उसी रैक को हम कहते हैं स्टैकिंग। The rack can connects to each server's monitors, keyboards and mouse, allowing IT staff to access and configure resources। आप जो कंपनी में बैठ के काम करते हो एज अ स्टाफ, एज एन एम्प्लॉय, और आपका जो डेटा और क्लाइंट का डेटा जो होता है वो रैक सर्वर के अंदर स्टोर होता है। उन्होंने कहा है द रैक कनेक्ट टू ईच सर्वर्स मॉनिटर्स, कीबोर्ड्स, माउस, अलाउइंग IT staff to access and configure resources। In general, rack dimensions are 1.75 inches high and 19 inches wide। ये डिपेंड करता है रैक सर्वर के अंदर भी कौन सा वर्जन है, कौन सा टाइप है, कौन से उनके सीरीज भी हो सकते हैं, उस हिसाब से उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ जो भी है वो हो सकती है। ओके, ये हाइट के बारे में एक्सप्लेन किया है। कंपेयर्ड विद ब्लेड सर्वर एंड टावर सर्वर, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय रैक सर्वर इज इन द मिडल ऑफ द बैलेंस। कहने का मकसद है कि रैक सर्वर की जो हाइट, विड्थ, लेंथ जो है वो इतनी ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, एवरेज एज कंपेयर टू टावर एंड कंपेयर टू ब्लेड सर्वर। ब्लेड सर्वर क्या है आगे देखेंगे। The expansion of the internal space is still relatively limited and only 1 to 2 PCI expansion slots are allowed। PCI expansions आपको पता है, हमने देखा था एक्सपांशन स्लॉट जो होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, रैक सर्वर के मदरबोर्ड के ऊपर भी PCI स्लॉट जो है वो सिर्फ 1 या 2 ही है, मतलब कि ऑडियो वीडियो के लिए काम जो आता है वो। ठीक है। लार्ज डेटा सेंटर्स में यूज रैक माउंटेड सर्वर्स टू सेव स्पेस एंड फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट बट मस्ट पे अटेंशन टू हीट डिस्टर्बेंस। ओके, ये हमें अटेंशन क्यों देना है, क्योंकि रैक सर्वर क्या करता है, हीट ज्यादा होता है, बहुत हीट होता है, तो बहुत ध्यान देना होगा, मतलब कि एग्जैक्ट AC के नीचे उसको बिठाना पड़ेगा वरना हीट होगा, और हीट होगा तो सर्वर स्लो चलेगा या तो फिर सर्वर डाउन होगा। सिंपल सी बात। इसलिए कभी कभी जो नाइट शिफ्ट करते हैं, शायद उनको पता होगा 2 बजे से 3:30 के बीच में कभी कभी सर्वर डाउन होता है। सर्वर डाउन होने की राह देखते सभी एम्प्लॉयज ताकि ब्रेक को चले जाए। बराबर है, हम भी यही करते थे। तो सर्वर रात को ही डाउन क्यों होता है? आपका सिस्टम आपने कभी देखा है रात को अपडेट होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमारे जितने भी इंडिया में सिस्टम्स बने हैं, चाहे मोबाइल हो कुछ भी हो, वो यूके के हिसाब से बने हैं और हम यूके को फॉलो करते हैं, यूके इंग्लिश को फॉलो करते हैं, राइट। तो उनका सिस्टम देखना, जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं आपका सर्विस इंजीनियर क्या करता है, यूके या US सिलेक्ट करता है ना, उनके टाइम के हिसाब से है कि हमारे सुबह के 3 बजे, मतलब कि उनके रात के 3 बजे, उनके रात के 3 बजे। इसलिए 3 3:30 के बीच में हमारा व्हाट्सएप, अगर आपने कभी मोबाइल डेटा ऑफ करके रखा होगा, रात के 3 बजे चालू करोगे तो अपडेट हो जाएगा। रात के 3 बजे ऑटो ऑपरेशन होता है सर्वर के ऊपर भी। इसलिए जो नाइट शिफ्ट करते, एक 15 या 20 मिनट का हॉल्ट होता है उनको, वो इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त सर अपडेट होता है सर्वर। उससे पहले, अब सर्वर अपडेट होता है इसका मतलब उसके पहले जो जिन जिन लोगों ने शिफ्ट में काम किया उसका डेटा बैकअप करके रखना ही किसका काम है, सर्वर एडमिन का काम है। अगर उसने डेटा बैकअप नहीं किया और अगर वो अपडेट हो गया और अगर वो रिकवर नहीं हो पाया, तो सर्वर एडमिन ने उसी दिन तय करना चाहिए कि आज अपना आखिरी दिन, क्योंकि डेटा गया और एक डेटा के पीछे डॉलर के हिसाब से पैसा लगा होता है। सिंपल सी बात है। 2 मिनट पहले आपने जो टिकट रेस किया था उसको उन्होंने सॉल्व किया और सर्वर अपडेट हो गया, टिकट का आता पता ही नहीं, स्टेटस ही नहीं है कहीं, राइट। ओके, ब्लेड सर्वर क्या होता है? ये ब्लेड सर्वर दिखता है इस तरह। Blade server are similar to rack server but smaller in size, containing only modular circuit boards such as the server CPU, internal memory and network control। ये जो आपको सर्वर दिख रहा है
ये एक्चुअली ये छोटे 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 कैडबरी कैसे होती है ना, कैडबरी कैसे दिखती है वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने क्या किया है, इस सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, ब्लेड सर्वर को। However, some blade servers have storage drives installed and can be used for network storage such as SAN and NAS devices. इस ब्लेड सर्वर के अंदर छोटे छोटे स्टोरेज क्रिएट करके रखे, सेग्रीगेट करके रखे। अगर आप चाहते हो तो क्लाइंट का डेटा स्टोरेज के अंदर जाए और ऑफिस का डेटा स्टोरेज के अंदर जाए, एम्प्लॉयज का डेटा स्टोरेज के अंदर जाए, ठीक है। Usually blade servers are placed in server cabinet that can contain more servers, which which saves a lot of space. So blade servers are often used when dealing with in data clustering. However, their intensive work also generates a lot of heat. So good cooling is needed to keep them running efficiently. अब ज्यादातर blade server कहाँ यूज होते हैं, TCS कंपनी या NVIDIA या एमडॉस ऐसे कंपनीज में, जो कि रैक सर्वर्स आपको यूज किए जाएंगे थोड़े और छोटे कंपनीज में, और टॉवर सर्वर कंपेयर टू डैट थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। हर एक का अपना अपना डेटा स्टोर करने का तरीका अलग है। कोई बल्क में डेटा स्टोर करता है, कोई धीरे धीरे डेटा स्टोर करता है, कोई पहले से उन्होंने अपने सेग्रीगेट करके रखा होगा, उस पर्टिकुलर डेटा उसी के अंदर ही जाना चाहिए। बट ये तीनों के तीनों सर्वर्स वैसे देखा जाए तो हाई कॉन्फ़िगरेशन के हैं, और एमएनसी कंपनीज में यूज होता है और जल्दी से हीट होते हैं, मेन ये है। तो इनको कूल रखना हमारा काम है, दैट्स इट। इनको मेंटेन रखना और डेली बैकअप देते रहना, क्लियर। सो यहाँ पे आपका नेटवर्क डिवाइसेस खत्म नहीं होता, केबल्स बाकी है, ठीक। हाँ, केबल्स एंड इंटरनेट, यस। वुड यू लाइक टू नोट डाउन या बाद में? बाद में, ओके, कोई बात नहीं। सो दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? अनुराग, परवीन, ऑफलाइन? सर मुझे बैंडविड्थ और कोलिजन में थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा थोड़ा लाउडली। बैंडविड्थ और कोलिजन। बाइनरी, बैंडविड्थ बैंडविड्थ और कोलिजन। बैंडविड्थ एंड कोलिजन। देखो बैंडविड्थ क्या होता है यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम ट्रांसफर रेट ऑफ केबल, मतलब कि वो कितने स्पीड से जा रहा है, कितने मिनट में जा रहा है, कितने सेकंड में जा रहा है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है, वो डिपेंड करता है उसका स्पीड कितना है, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा डेटा को कितने सेकंड के अंदर कितने मिनट के अंदर ट्रांसफर करना है। कोलिजन मतलब कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, आप हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो कोलिजन हो गया ना, मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूँ ना आप मेरी बातें सुन पा रहे हो। सेम वाया चैट भी हो सकता है, राइट, या ईमेल के द्वारा भी हो सकता है। बट वही अगर आजकल ये प्रॉब्लम, ये इश्यूज नहीं आता, ये इश्यूज क्यों नहीं आता, क्योंकि पहले से इन्होंने फुल डुप्लेक्स मोड में रखा हुआ है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब भी आप किसी को ईमेल या किसी से बोलते हो तो बीच में कोई भी खड़खड़ या कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंडविड्थ एंड कोलिजन, क्लियर। यही कंसेप्ट आपको नेटवर्किंग में यूज करनी है, स्विचिंग के। स्विच यही करता है डेटा को शेयर करते वक्त बिटवीन टू पीसीज, ओके क्लियर, सर। ओके, दैट्स इट। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल छुट्टी नहीं है, कल लेक्चर है। कल लेक्चर है, कल छुट्टी नहीं है, और आपको आना है ऑनलाइन ऑफलाइन, और कल हम कंप्लीट करेंगे केबल्स एंड इंटरनेट, फिर खत्म, मतलब नेटवर्क डिवाइस खत्म। ओके, फायरवॉल का भी सेपरेट सर्वर है, फायरवॉल का, जी फायरवॉल का भी सेपरेट सर्वर्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ सर्वर्स। तो उसके फायरवॉल की भी सर्विसेज है, वो हम क्रिएट करते हैं या सिस्टम से, मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ सिस्टम्स के अंदर कुछ लिमिटेड सर्विसेज होते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप बाद में कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वो एक बार कैसे करते हो सर? फायरवॉल के सर्विसेज नहीं दिखाते ना, मतलब वो इनकेस करना है फायरवॉल का सर्विस मेरे को, वो आपको बाद में फिर फायरवॉल जब आप सीखोगे, चेक पॉइंट या पैलो ऑल्टो या फिर फोर्टिगेट, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कैसे करते हैं। तो सेपरेट नया रूल बनाना है। हाँ, तो वो सब रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, उसको कैसा बैकअप देते हैं, वो आपको स्पेशली उसके अंदर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आपने यहाँ पे आप बताएंगे।
हाँ बट वो फायरवॉल के अंदर, मतलब कि अगर आपने फायरवॉल का कोर्स किया तो उसके अंदर बताया जाएगा, ऐसा बोल रहे। सेपरेट फायरवॉल, सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी का अगर आप कोर्स करते हो तो उसके अंदर ये टॉपिक है, कैसे क्रिएट किया जाता है। ये सीसीए नहीं है, बेसिक। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। All right then. Thanks for joining the session. We'll meet tomorrow. Thank you. Yes, Parveen. No, sir. Thank you. Thank you. Yeah. शुभम ना, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो दोनों। थैंक यू। Yeah. सर मैं क्या बोल रहा था, हम्म। ये अपना अभी इंट्रोडक्शन मतलब डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ना अभी फिलहाल? डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन क्या? डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ना अभी ये? हाँ, डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन, नेटवर्क डिवाइसेस के इंट्रोडक्शन, मतलब ये कंप्लीट उसके बारे में ही चल रहा है। उसके पूरी इंफॉर्मेशन ही आपको बता दे रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ इतनी ही ओके इंफॉर्मेशन होती है। ओके ओके ओके। तो सर वो कॉन्फ़िगरेशन करना, नेटवर्क बनाना, वो नहीं, बाकी कॉन्फ़िगरेशन और ये सब इसके अंदर नहीं आएगा, वो बाद में हम राउटिंग के अंदर देखेंगे, उसमें आएगा वो सब। ओके ओके सर, ये बस एक बेसिक इंफो टाइप है ये। हाँ, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है सब। ओके ठीक है। ओके, ऑल राइट देन, थैंक यू। बाकी के सेशन रह गए वो वीडियोस आप अपलोड कर देंगे हम, उसमें आप देख सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के वीडियोस जो है वो आपको एक, हाँ, कितने लेक्चर अभी कितने लेक्चर्स हुए हमारे, वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 लेक्चर्स हुए, और 3 लेक्चर्स होने दो, फिर उसके बाद वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। आपके लोग हाँ, आप